Hello, listeners. How is life treating you today? ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और भी बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। दोस्तों, आज की इस अमेजिंग समरी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और वो ये है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हां, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यह समरी आपको कैसी लगी। अगर आप ऐसा करेंगे, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, तो ये हमें बहुत मोटिवेट करेगा और भी बहुत सारी बेहतरीन समरीज लाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो चलिए सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक था रवि अपनी जिंदगी की दौड़ में उलझा हुआ था। हर सुबह उठता और सोचता कब मिलेगी पैसों की पकड़ से आजादी। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आई एक किताब। सिर्फ नाम सुना और रवि ने सोचा, सिंपल वेल्थ, कुछ तो गड़बड़ है बॉस। पर किताब खोलते ही रवि को लगा जैसे एक नई दुनिया खुल गई। यह कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं था, बल्कि एक सीधा साधा रास्ता था। एक रास्ता जो दिखा रहा था कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाई जा सकती है, कैसे एक रिच और फ्री लाइफ जीना मुमकिन है। इसमें ना कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स थे, ना दिमाग घुमा देने वाले ग्राफ्स, बस एक प्रॉमिस था। अगर तुम चलोगे इस रास्ते पर तो तुम भी आजाद हो जाओगे। रवि ने अपना सफर शुरू किया। क्या आप भी उस सफर पर चलने को तैयार हैं? इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको ऑफिस या बिजनेस के बारे में सोचना नहीं पड़ता। आपका बैंक बैलेंस इतना स्ट्रांग है कि आप अपनी पसंद की लाइफ चूज कर सकते हैं। ट्रैवल, हॉबीज, फैमिली टाइम, जो चाहे वो करें। साउंड्स लाइक अ ड्रीम। वेल, ये ड्रीम रियलिटी बन सकता है। क्या आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई आपके लिए काम करे, ना कि आपको अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़े? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आज हम जिस किताब की समरी करने जा रहे हैं वो आपको इस सपने तक पहुंचाने का एक सिंपल, सीधा और असरदार रास्ता दिखाएगी। किताब का नाम है द सिंपल पैथ टू वेल्थ, योर रोड मैप टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अ रिच फ्री लाइफ बाय J.L. कॉलिंस। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड है, तो यह किताब आपकी सोच बदल देगी। J.L. कॉलिंस ने इतने आसान तरीके से सब कुछ समझाया है कि कोई भी, मैं रिपीट करता हूं, कोई भी जिसे फाइनेंसेस की ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं J.L. कॉलिंस की इस अमेजिंग किताब की डिटेल्ड समरी। द सिंपल पाथ टू वेल्थ, यानी वेल्थ की ओर सीधा रास्ता। J.L. कॉलिंस ने यह किताब उन लोगों के लिए लिखी है जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के जाल में नहीं फंसना चाहते और एक सिंपल, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी से वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं। यह किताब उनके डॉटर के लिए लिखी थी उन्होंने, जिसे फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत थी। और J.L. कॉलिंस ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस नॉलेज को सबके साथ शेयर किया जाए। तो इस किताब की कोर फिलॉसफी क्या है? इस किताब की कोर फिलॉसफी है सिंप्लिसिटी इज की। किताब का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि कॉलिंस कहते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अक्सर नुकसान ही करती है। उनका मानना है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि उनका मंत्र है कि स्पेंड लेस देन यू अर्न, यानी इन्वेस्ट
the difference wisely and then ignore it. I will repeat. Spend less than you earn. Invest the difference wisely and then ignore it. Sounds too simple. Well, let's dive deeper. Chapter 1. The debt problem, यानी कर्ज से मुक्ति. कॉलिंस इस चैप्टर में डेथ यानी कर्ज को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बताते हैं. वो हाई इंटरेस्ट कंज्यूमर डेथ को फाइनेंशियल कैंसर कहते हैं, जो आपके पैसों को धीरे धीरे खत्म कर देता है. तो कोर आइडिया यह है कि डेथ, स्पेशली क्रेडिट कार्ड डेथ या हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन्स, आपके फ्यूचर की ग्रोथ को रोक देता है. इसका मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए काम करने के बजाय लेंडर्स यानी कर्ज देने वालों के लिए काम कर रहा है. जब आप क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख रुपए का बैलेंस रखते हैं और उस पर 24% यानी 24% एनुअल इंटरेस्ट देते हैं, तो आप हर साल 24,000 रुपए यानी 24,000 रुपीज सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में पे करते हैं. ये पैसे कभी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट को कम नहीं करते और आप एक रिवॉल्विंग डोर में फंसे रहते हैं. इमेजिन कीजिए, आरव ने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल जमा कर लिया है. इंटरेस्ट रेट 24% है. हर महीने वो सिर्फ मिनिमम पेमेंट करता है, जो 3,000 रुपए यानी 3,000 रुपीज है. इस 3,000 रुपीज में से लगभग 2,000 रुपीज तो सिर्फ इंटरेस्ट होता है, यानी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 1,000 रुपए से कम हो रही है. इस रेट पर आरव को सालों लग जाएंगे ये कर्ज चुकाने में, और वो 1 लाख रुपए के लिए 2 लाख रुपए से भी ज्यादा पे कर देगा. तो सॉल्यूशन क्या है? वेल, कॉलिंस सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले इस हाई इंटरेस्ट डेट को खत्म करें. अगर आरव अपना एक्स्ट्रा पैसा इस डेट पर डालना शुरू कर दे, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज हर महीने, तो वो इसे कुछ ही समय में क्लियर कर सकता है. डेट फ्री होने के बाद वो ही 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर सकता है, जो अब उसके लिए पैसे बनाएंगे. चैप्टर नंबर 2. व्हाई यू नीड टू इन्वेस्ट, यानी इन्वेस्ट क्यों करें. यह चैप्टर इन्वेस्ट करने की जरूरत समझाता है. कॉलिंस कहते हैं कि बिना इन्वेस्ट किए आपकी सेविंग्स की वैल्यू इन्फ्लेशन के कारण कम होती जाएगी. इन्वेस्टिंग आपके पैसे को आपके लिए काम कराने का एक तरीका है. तो कोर आइडिया यह है कि इन्फ्लेशन आपके पैसे की परचेजिंग पावर को कम करती है. इन्वेस्टिंग इस इन्फ्लेशन को बीट करने और कंपाउंडिंग की पावर से वेल्थ बिल्ड करने का एकमात्र तरीका है. अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है और आपका पैसा बैंक सेविंग्स अकाउंट्स में 3% इंटरेस्ट पर पड़ा है, तो आप एक्चुअली में 3% का नुकसान कर रहे हैं. आपके पैसे की कीमत हर साल कम हो रही है. कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलने चाहिए, जिससे आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है. एक केस स्टडी लेते हैं प्रिया की. प्रिया सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट्स, जहां प्रिया ने 5 लाख रुपए बचाए हैं. सिनेरियो 1, सेविंग्स अकाउंट. अगर वो ये पैसे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखती है, जहां 3% इंटरेस्ट मिलता है, तो 10 साल बाद उसके पास लगभग 6,71,958 रुपीज होंगे. लेकिन अगर एवरेज इन्फ्लेशन 6% रही, तो 6,71,958 रुपीज की परचेजिंग पावर 10 साल बाद आज के
3,75,000 यानी 3,75,000 रुपए के बराबर होगी। यानी उसने पैसे बचाए लेकिन उनकी असली कीमत कम हो गई। सिनेरियो 2, इन्वेस्टिंग। अगर प्रिया यही 5 लाख रुपए एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करती है जो एवरेज 10% रिटर्न्स देता है, तो 10 साल बाद उसके पास लगभग 12,96,871 रुपीस होंगे। ये 12,96,871 रुपीस की परचेजिंग पावर है। 6% इन्फ्लेशन के बाद भी आज के 7,25,000 यानी 7,25,000 रुपीस के बराबर होगी। साफ दिखता है कि इन्वेस्टिंग ने उसके पैसे को ग्रो किया, ना कि इन्फ्लेशन से कम होने दिया। चैप्टर 3, द स्टॉक मार्केट, डर का माहौल और असलियत। लोग अक्सर स्टॉक मार्केट से डरते हैं, इसे रिस्की या कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। कॉलिंस इस डर को दूर करते हैं और बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल इंजन है। कोर आइडिया, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होता है, बल्कि कभी कभी यह वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमेशा ऊपर गया है। मार्केट टाइमिंग करना बेकार है, बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी सबसे इफेक्टिव है। स्टॉक मार्केट एक देश की इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, कंपनीज ग्रो करती हैं, तो स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, पॉलिटिकल इवेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स या इन्वेस्टर सेंटिमेंट के कारण होते हैं, लेकिन ये टेम्पररी होते हैं। इमेजिन कीजिए राजेश ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले सेंसेक्स यानी इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2008 में मार्केट बहुत गिरा। अगर राजेश ने उस वक्त डर के मारे अपने पैसे निकाल लिए होते तो उसे भारी नुकसान होता, लेकिन राजेश ने इन्वेस्ट करना जारी रखा या मार्केट गिरने पर और इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसे पता था कि अच्छे एसेट्स अब सस्ते मिल रहे हैं। रिजल्ट्स, 2008 के बाद सेंसेक्स ने रिकॉर्ड हाइज छुए। जो लोग 2008 में बने रहे या और खरीदा, उन्होंने अगले 5 से 10 सालों में कई गुना रिटर्न्स देखे। इससे साबित होता है कि मार्केट टाइमिंग करने के बजाय लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना और मार्केट डाउनटर्न्स को अपॉर्चुनिटी समझना कितना फायदेमंद है। चैप्टर नंबर 4, द इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, कैसे इन्वेस्ट करें। यह चैप्टर बताता है कि किस चीज में इन्वेस्ट करें। कॉलिंस का सीधा जवाब है लो कॉस्ट टोटल मार्केट इंडेक्स फंड्स। कोर आइडिया, इंडिविजुअल स्टॉक्स और एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स की हाई फीस और पुअर परफॉर्मेंस से बचो। इंडेक्स फंड्स कम फीस पर बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट रिटर्न्स देते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत रिसर्च चाहिए और फिर भी उनमें से सही स्टॉक चुनना बहुत मुश्किल है। एक्टिवली मैनेज फंड्स में फंड मैनेजर्स आपके पैसे को मैनेज करते हैं और इसके लिए हाई फीस यानी एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। लेकिन स्टडीज दिखाती हैं कि ज्यादातर फंड मैनेजर्स मार्केट्स को बीट नहीं कर पाते। इंडेक्स फंड्स सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडेक्स को कॉपी करते हैं, इसलिए इनकी फीस बहुत कम होती है और ये हमेशा मार्केट जितना रिटर्न देते हैं फीस के बाद। चलिए इसे राहुल वर्सेस रोहित की फंड चॉइसेस के थ्रू समझते हैं। राहुल, एक्टिवली मैनेज्ड फंड। राहुल ने एक एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया जिसका एक्सपेंस रेशियो 2% है।
फंड मैनेजर बहुत रिसर्च करता है, स्टॉक्स बाय सेल करता है। रोहित, इंडेक्स फंड्स। रोहित ने एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% है। यह फंड सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स के 50 स्टॉक्स को ट्रैक करता है बिना किसी एक्टिव मैनेजमेंट के। रिजल्ट, 10 साल बाद राहुल के एक्टिवली मैनेज फंड ने एवरेज 12% रिटर्न्स दिए, लेकिन 2% एक्सपेंस रेशियो के कारण राहुल को नेट 10% रिटर्न्स मिले। रोहित के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने भी 12% रिटर्न्स दिए, लेकिन 0.2% एक्सपेंस रेशियो के कारण रोहित को नेट 11.8 रिटर्न्स मिले, यानी कि 11.8% रिटर्न्स मिले रोहित को। ओवर 10 इयर्स 1.8% का यह छोटा सा डिफरेंस लाखों रुपयों का फर्क बना सकता है कंपाउंडिंग की वजह से। प्लस रोहित को फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चैप्टर नंबर 5, द मार्केट क्रैशेस। जब मार्केट टूटती है। मार्केट क्रैशेस अनअवॉइडेबल हैं। कॉलिंस बताते हैं कि इन्हें कैसे समझें और कैसे रिएक्ट करें ताकि आपके इन्वेस्टमेंट्स सुरक्षित रहें और ग्रो करें। तो कोर आइडिया क्या है यहां पे? वेल, मार्केट क्रैशेस डरने की चीज नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज हैं। जब मार्केट गिरता है तो अच्छे एसेट्स डिस्काउंट पर मिलते हैं। पैनिक सेल मत करो। मार्केट क्रैशेस इकोनॉमिक साइकिल्स का हिस्सा हैं। जब स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं तो आपको वही कंपनीज सस्ते में मिल जाती हैं। जो लोग डर कर बचते हैं वो अपने लॉसेस को रियल बना लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं या बाय द डिप मतलब गिरते हुए मार्केट में खरीदते हैं, वो रिकवरी के वक्त सबसे ज्यादा फायदे उठाते हैं। आपको द कोविड-19 क्रैश मार्च 2020 तो याद होगा, किसे याद नहीं होगा, हम सभी को याद है। तो मार्च 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ग्लोबल मार्केट्स में जबरदस्त गिरावट आई। इंडियन मार्केट्स भी 30-40% तक गिर गए। इन्वेस्टर ए, पैनिक ड्रिवन। रोहन ने अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए क्योंकि उसे लगा मार्केट और गिरेगा और उसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसने अपना लॉस बुक कर लिया। इन्वेस्टर बी, कॉलिंस अप्रोच। पूजा ने देखा कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन उसे पता था कि यह टेम्पररी है और इकोनॉमी रिकवर करेगी। उसने अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स जारी रखी और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी इन्वेस्ट किए जो उसने इमरजेंसी फंड से नहीं लिए थे। रिजल्ट, रोहन ने अपना लॉस किया और रिकवरी का फायदा नहीं उठाया। पूजा ने अगले 1 से 2 सालों में अपने इन्वेस्टमेंट्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से रिकवर हुआ और नए हाइट्स छुए। उसने सेल का फायदा उठाया। तो चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। योर 401k IRA, रॉथ IRA यानी रिटायरमेंट अकाउंट्स। कॉलिंस यूएस स्पेसिफिक रिटायरमेंट अकाउंट्स की बात करते हैं, लेकिन अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल टैक्स एडवांटेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स का उपयोग करना है जो इंडिया में भी मौजूद है। कोर आइडिया क्या है? अपने इन्वेस्टमेंट्स को टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स में रखो ताकि आप टैक्सेस बचा सको और कंपाउंडिंग को पूरा फायदा मिल सके। एम्प्लॉयर मैच को भी इग्नोर मत करना। जब आप टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको या तो कंट्रीब्यूशन के समय टैक्स बेनिफिट मिलता है जैसे सेक्शन 80C में, या विड्रॉ करते समय टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, या दोनों।
इससे आपके पैसों पर टैक्स का बोझ कम होता है और वो तेजी से ग्रो करते हैं। अनन्या और भरत की रिटायरमेंट प्लानिंग से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अनन्या, नो टैक्स प्लानिंग। अनन्या हर महीने 10,000 रुपए सीधे एक रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। उससे जो रिटर्न्स मिलते हैं उस पर उसे कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। भरत, टैक्स एडवांटेज इन्वेस्टिंग। भरत भी हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो इसे ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में करता है। ELSS में उसे सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन मिलता है और NPS में भी टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। रिजल्ट्स, दोनों को सिमिलर रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन भरत हर साल अपनी टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख तक की डिडक्शन ले सकता है ELSS के थ्रू, और NPS के थ्रू भी एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल सकती है। इससे उसकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है और उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचती है, या वो बचा हुआ टैक्स का पैसा भी इन्वेस्ट कर सकता है। लॉन्ग टर्म में ये टैक्स सेविंग्स और उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट अनन्या के पोर्टफोलियो से कहीं ज्यादा बड़ा बन जाएगा। चैप्टर नंबर 7, एसेट एलोकेशन। कितना स्टॉक्स, कितना बॉन्ड्स। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आप अपने पैसों को अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में कैसे बांटते हैं। तो पहले कोर आइडिया समझते हैं। देखिए, जब आप यंग हैं और लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है तो ज्यादातर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब आते हैं, बॉन्ड्स में एलोकेशन बढ़ाएं पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए। स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होते हैं। यंग इन्वेस्टर्स के पास मार्केट की वॉलेटिलिटी को झेलने का समय होता है। बॉन्ड्स कम वॉलेटाइल होते हैं और एक स्टेबल इनकम सोर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रिटर्न स्टॉक से कम होते हैं। रिटायरमेंट के करीब आपको अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना होता है ताकि सडन मार्केट क्रैश आपकी रिटायरमेंट प्लान्स को डिस्टर्ब न करे। लेट्स सी अ यंग इन्वेस्टर वर्सेस नियर रिटायरमेंट इन्वेस्टर। मीरा 30 साल की है, उसके पास अभी 30 से 35 साल हैं रिटायरमेंट तक। अगर मार्केट आज गिरता है तो उसके पास रिकवरी का बहुत समय है। कॉलिंस के अनुसार उसको अपने पोर्टफोलियो का 90 to 100% स्टॉक्स में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। उसका पैसा तेजी से ग्रो करेगा। सुरेश 55 साल के हैं, वो 5 साल में रिटायर होने वाले हैं। अगर मार्केट अभी गिरता है तो उनके पास रिकवरी का ज्यादा समय नहीं होगा। उन्हें अपने पोर्टफोलियो का 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स में रखना चाहिए। स्टॉक्स ग्रोथ देंगे और बॉन्ड्स उनके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देंगे, जिससे मार्केट गिरने पर उनका नुकसान कम होगा। चैप्टर 8, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, FI। वो दिन जब आप आजाद होंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी FI का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपने खर्चे अपने इन्वेस्टमेंट से कवर कर सकते हैं। कोर आइडिया, अपना FI नंबर कैलकुलेट करो, सालाना खर्चे इंटू 25, 4% विड्रॉवल रूल का पालन करो।
जितनी जल्दी हो सके सेविंग्स रेट बढ़ाओ। 4% रूल एक थंब रूल है जो हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 4% यानी 4% हर साल विड्रॉ करते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो आपके पैसे 30+ सालों तक यानी कि 30 से ज्यादा सालों तक चलने के बहुत हाई चांसेस हैं। अपनी सेविंग्स रेट बढ़ाने से आपकी एफआई तक पहुंचने की स्पीड एक्सपोनेंशियल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, काव्या का करंट सालाना खर्चा है 6 लाख रुपए। एफआई नंबर कैलकुलेशन यह है कि भैया काव्या का एफआई नंबर होगा 6 लाख रुपया इंटू 25, विच विल मेक 1.5 करोड़, यानी उसे 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए। सेविंग्स रेट इंपैक्ट, अगर काव्या अपनी इनकम का 10% सेव करती है तो उसे एफआई तक पहुंचने में बहुत साल लग सकते हैं। अगर काव्या अपनी इनकम का 50% सेव करती है तो वो सिर्फ 15 से 20 सालों में एफआई तक पहुंच सकती है, अज्यूमिंग एवरेज मार्केट रिटर्न्स। एप्लीकेशन, जब काव्या का पोर्टफोलियो 1.5 करोड़ का हो जाएगा तो वो हर साल 6 लाख रुपए 1.5 करोड़ का 4% निकाल सकती है बिना अपने प्रिंसिपल को खत्म किए। इसके बाद उसे अपनी पसंद का काम करने की आजादी होगी या बिल्कुल भी काम न करने की। चैप्टर नंबर 9, द स्टॉक मार्केट इज अ जायंट वेल्थ मशीन। यह चैप्टर स्टॉक मार्केट की पावर को फिर से एम्फसाइज करता है और उसके वेल्थ जनरेटिंग पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। तो सबसे पहले इसकी कोर आइडिया समझ लेते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट एक पावरफुल वेल्थ क्रिएशन मशीन है जो कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल पर काम करती है। इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट मत करिए। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली वाया इंडेक्स फंड्स, तो आप इफेक्टिवली दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज में हिस्सा लेते हैं। जैसे जैसे ये कंपनीज इनोवेट करती हैं, जैसे जैसे ये कंपनीज एक्सपैंड करती हैं और प्रॉफिट कमाती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। इमेजिन कीजिए आपने 1990 में इंडियन स्टॉक मार्केट के ब्रॉड इंडेक्स जैसे सेंसेक्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते। 1990 में सेंसेक्स लगभग 800 to 1000 के आसपास था। आज 2025 में सेंसेक्स 70,000 प्लस है। रिजल्ट, आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आज करोड़ों में बदल चुकी होती। आपने इंडिविजुअल कंपनीज को रिसर्च करने की जरूरत नहीं समझी, बस पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ पर बेट किया। इससे साफ होता है कि स्टॉक मार्केट कैसे एक वेल्थ मशीन की तरह काम करता है जब आप सही स्ट्रैटेजी यानी कि इंडेक्स फंड्स और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। व्हाट इफ द स्टॉक मार्केट क्रैशेस। कॉलिंस मार्केट क्रैशेस को हैंडल करने के साइकोलॉजिकल पहलू पर फोकस करते हैं और बताते हैं कि उनसे कैसे डील किया जाए। तो सबसे पहले कोर आइडिया, इमोशंस जैसे कि डर और लालच आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं इन्वेस्टिंग में। क्रैशेस के दौरान पैनिक सेल मत करो और अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर अडिग रहो। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी डीसीए का यूज करो। जब मार्केट गिरता है तो नेचुरली डर लगता है कि आप अपने पैसे खो देंगे। यह डर आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि हर क्रैश के बाद मार्केट
रिकवर करता है। डीसीए आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाता है, क्योंकि आप हर महीने फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। समर्थ हर महीने 15,000 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है, डीसीए। सिनेरियो 1, मार्केट अप। जब निफ्टी 20,000 पर है, समर्थ को 15,000 रुपए में 0.75 यूनिट्स मिलते हैं। सिनेरियो 2, मार्केट डाउन। कुछ महीने बाद मार्केट गिरता है और निफ्टी 18,000 यानी 18,000 पॉइंट्स पर आ जाता है। समर्थ फिर भी 15,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, लेकिन इस बार उसे 0.83 यूनिट्स मिलते हैं। रिजल्ट, जब मार्केट रिकवर करेगा और फिर से 20,000 पर जाएगा तो समर्थ के पास ज्यादा यूनिट्स होंगे, क्योंकि उसने सस्ते में भी खरीदा था, जिससे उसके ओवरऑल रिटर्न्स बढ़ेंगे। उसने डर के मारे इन्वेस्टमेंट बंद नहीं की, बल्कि मार्केट डिप का फायदा उठाया, बिना उसके बारे में ज्यादा सोचे। चैप्टर 11, फाइनल थॉट्स ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आखिरी चैप्टर में कॉलिंस अपने सारे आइडियाज को समराइज करते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बड़े पिक्चर को समझाते हैं। तो चलिए इसकी कोर आइडिया पहले समझते हैं। देखिए, पैसा सिर्फ एक टूल है, एक एंड गोल नहीं। इन्वेस्टिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक जर्नी है, जिसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। लोग अक्सर पैसे को ही अपना अल्टीमेट गोल मान लेते हैं, लेकिन कॉलिंस कहते हैं कि पैसा आपको फ्रीडम देता है अपने पैशन परस्यू करने की, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम बिताने की और एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने की। इसलिए पैसे को एक टूल की तरह देखो, जो आपको अपनी पसंद की लाइफ जीने में मदद करे। रीना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो चुकी है। उसके पास 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, जो हर साल उसके सारे खर्चे कवर कर सकता है। विदाउट कॉलिंस फिलॉसफी, रीना हो सकता है अब भी पैसे कमाने के चक्कर में लगी रहे और अपने रिटायरमेंट का फायदा ना उठाए, या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में फंस जाए। विद कॉलिंस फिलॉसफी, रीना अब अपना समय अपने पसंद के काम में लगाती है। वो एक एनजीओ के लिए वॉलंटियर करती है, ट्रैवल करती है और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताती है। उसे स्टॉक मार्केट की डेली अप्स एंड डाउन्स की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो सिंपल है और उसके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अलाइन करता है। उसने पैसों को सिर्फ एक टूल की तरह यूज किया, जिससे उसे एक रिच और फ्री लाइफ मिली। तो दोस्तों, द सिंपल पाथ टू वेल्थ किताब का मेन टेक अवे बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट, डेट से दूर रहो, यानी हाई इंटरेस्ट डेट को अवॉइड करो और अगर है तो उसे जल्दी से जल्दी पे ऑफ करो। सेकेंड, स्पेंड लेस देन यू अर्न, अपनी सेविंग्स रेट को बढ़ाओ, अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करो, ना कि सब कुछ खर्च कर दो। थर्ड, इन्वेस्ट वाइजली इन लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स और एक्टिवली मैनेज फंड से बचो। इंस्टेड सिंपल डाइवर्सिफाइड लो कॉस्ट टोटल मार्केट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। फोर्थ, बाय एंड होल्ड लॉन्ग टर्म, मार्केट वॉलेटिलिटी से डरो मत, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो और मार्केट क्रैशेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखो। फिफ्थ, इग्नोर द नॉइज, यानी फाइनेंशियल मीडिया और मार्केट प्रिडिक्शंस को इग्नोर करो, अपने प्लान पर अडिग रहो। एंड सिक्स्थ, पेशेंस एंड डिसिप्लिन,
वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, इसमें सालों लगते हैं। कंसिस्टेंट रहो और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। अगर आप इन सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह किताब आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड के चक्कर से बाहर निकालकर एक सीधा और साफ रास्ता दिखाती है। J.L. कॉलिंस की यह किताब सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देती, बल्कि आपको एक माइंडसेट देती है। यह आपको एम्पावर करती है कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथों में लें। इसमें कोई जादू नहीं है, बस कॉमन सेंस और प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं। याद रखिए, आपको मिलियनेयर बनने के लिए या फाइनेंशियल गुरु बनने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं है। बस स्मार्ट चॉइसेस करने और उन पर अडिग रहने की जरूरत है। अगर आपको यह समरी पसंद आई और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वैल्यू पैक्ड कंटेंट के लिए। और हां, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है और आप अपनी जर्नी में अभी कहां हो। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। सो माय डियरेस्ट लिसनर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करो आज ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।